नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं पीजीटी सोशियोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इस वीडियो में हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं या जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड होंगे, कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह क्या है? ये एक समझौता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें याद रखना है क्या, कि मुस्लिम विवाह के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है सहीह निकाह या वैध निकाह जिसे हम बोलते हैं। दूसरा है मुताह। तीसरा है फासिद। चौथा है बालिग। अब देखो, इन चारों ही टाइप के बारे में आप थोड़ा सा समझ लो। जब भी मुस्लिम विवाह होता है तो वहाँ पे कुछ आवश्यक शर्तें या रस्में होती हैं जिन्हें पूरा करने के उपरांत ही आप बोलोगे कि हाँ, ये निकाह वैध है। तो जो विवाह सभी शर्तों और सभी रस्मों को पूरा करता है उन्हें हम कहते हैं वैध निकाह या सहीह। दूसरा विवाह है मुताह। अब मुताह देखो, म से नाम पड़ रहा है, म से आप याद रख लो मौज मस्ती। और जो चीज़ें मौज मस्ती के लिए की जाती हैं ज़रूरी नहीं है वो परमानेंट हो। कुछ टाइम के लिए जिस चीज़ में मौज मस्ती मिल रही है, आनंद आ रहा है, वो आप काम करते हो। तो उसी तरह मुताह विवाह जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। यहाँ पे मेहर की राशि तय कर दी जाती है। ये भी तय कर दिया जाता है कितने दिन तक ये निकाह रहेगा। एक दिन, एक महीने, एक वर्ष, एक सप्ताह, कुछ भी, वो सब पहले से डिसाइडेड होता है और उसके बाद निकाह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए मुताह विवाह को अस्थायी प्रकृति का विवाह बोलते हैं। थर्ड टाइप है फासिद। फासिद से आप याद रख लो फंसा हुआ विवाह। यानी यहाँ पे जो है वो आवश्यक शर्तें या रस्में पूरी नहीं होती हैं या उनमें कुछ खामियां होती हैं, कमियां होती हैं। यानी कि निकाह जो है वो अधूरा या दोषपूर्ण होता है। उनको पूरा करने के लिए या उनको वैध करने के लिए अगर उन उन शर्तों या उन रस्मों को पूरा कर दिया जाए, जो वो कमियां हैं उन निकाह में, उनको अगर दूर कर दिया जाए तो फासिद विवाह को वैध विवाह मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को अगर किसी की ऑलरेडी 4 वाइफ हैं और उसने 5वां निकाह कर लिया है, तो उसका ये निकाह तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक इन चारों में से किसी एक को वो तलाक ना दे दे। तो मीन्स इस लड़की के साथ जो निकाह हुआ है वो फासिद है। क्यों? क्योंकि वो फंसा हुआ है, अभी वो वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 4 वाइफ हैं। या दूसरा एग्जाम्पल, एक मुस्लिम ने किसी मूर्ति पूजकर था किसी हिंदू लड़की से शादी कर ली है, तो वो निकाह वैध नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस्लाम धर्म की नहीं है, ये मूर्ति पूजक है। तो ये कौन से टाइप का निकाह है? फासिद। बट अगर इसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है तो फिर इन दोनों का विवाह वैध माना जाएगा। और या फिर तीसरा एग्जाम्पल आप मान लो कि गवाहों की मौजूदगी कम है या अगर उन्होंने मेहर की राशि तय नहीं करी है, तो जो आवश्यक शर्तें या रस्में हैं उनको पूरा करने में चीज़ें अगर अटकी हुई हैं या खामियां हैं या पूरी तरह से जिस तरह सही या वैध निकाह में चीज़ें होती हैं उस तरह नहीं हुई हैं, सारी चीज़ें फंसी हुई हैं, तो वो कौन सा विवाह है? फासिद विवाह। और फोर्थ है बालिग विवाह। ये अमान्य या शून्य विवाह माना जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों से विवाह कर लेना जो बिल्कुल निषिद्ध है, जिनके साथ आप विवाह बिल्कुल नहीं कर सकते, उन लोगों से अगर आप विवाह कर ले रहे हो तो वो पूरी तरह से अमान्य होगा, उसे कहते हैं बालिग विवाह। आई होप आपको चारों टाइप जो मुख्य मुख्य हैं मुस्लिम विवाह के, उनका अर्थ, उनसे रिलेटेड पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को क्या कहा जाता है? अभी हमने क्या बात करी, मुताह जो है वो अस्थायी है, वो मौज मस्ती के लिए किया जाता है, परमानेंट या लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता, लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है। तो मुताह विवाह की प्रकृति कैसी है? अस्थायी है। अगला क्वेश्चन है, जाति राजनीति का कैंसर है, ये कथन किसका है? तो ये है D.R. गाडगिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम समाज में पति पत्नी की सहमति से होने वाले तलाक को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मुबारक। तलाक के भी बहुत टाइप हैं, निकाह के भी बहुत टाइप हैं, मेहर के भी टाइप होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने मुस्लिम मैरिज वाली वीडियो में अच्छे से डिटेल में चीज़ें समझी हैं। अगर आपको मुस्लिम विवाह के बारे में कोई डाउट है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन भी कोटेशन है। ये कोटेशन है गुरनार मिर्डाल की,
कि आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराध शास्त्र के संप्रदाय से संबंधित। तो अपराध शास्त्र का कौन सा संप्रदाय मानता है कि अपराधी जन्मजात होते हैं? इसके बारे में हमने पहले भी बात करी है। प्रारूपवादी संप्रदाय मानता है कि अपराधी जन्मजात होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं उनकी बनावट, शारीरिक बनावट ऐसी होती है जिसके आधार पर आप बता सकते हो कि ये अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उनके माथे चौड़े होंगे, कान बड़े होंगे, आंखों की बनावट अलग होगी, भौहें ऊंची होंगी। तो ये कुछ शारीरिक बनावट हैं जिनके बारे में देख के प्रारूपवादी संप्रदाय ये मानता है कि किसी भी अपराधी को आप उनके शारीरिक बनावट से देख के पहचान सकते हो। दूसरी चीज़, आप ये कुछ संप्रदाय हैं उनको देख लो शॉर्ट में। प्रारूपवादी संप्रदाय, शास्त्रीय संप्रदाय, भौगोलिक संप्रदाय। अब ये तीनों संप्रदाय अपने अपने हिसाब से अपराधियों को पहचानने के लिए क्या तर्क देते हैं। प्रारूपवादी संप्रदाय कहता है कि अपराधी जन्मजात होते हैं और उनकी शारीरिक बनावट या स्वरूप के आधार पर आप बोल सकते हो कि ये अपराधी हैं। जबकि शास्त्रीय संप्रदाय सुखवादी दर्शन पर आधारित होता है। इसके बारे में हमने बात करी थी, आप ऐसे याद रख लो, स से शास्त्रीय, स से सुख, ठीक है। और सुखवादी दर्शन क्या मानता है कि जिस काम में व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है वही काम व्यक्ति ज़्यादा करता है। जहाँ पे आपको दुख मिलेगा आप उस तरफ कम जाओगे। और इसी सुख की चाह में लोग कभी कभी अपराध भी करते हैं, क्योंकि किसी किसी को अपराध करने में भी सुख की अनुभूति होती है। तो सुखवादी दर्शन पर आधारित है और इसके समर्थक कौन है? बैकारिया। और ये कौन सा संप्रदाय है? शास्त्रीय संप्रदाय। और हम जब बात करते हैं भौगोलिक संप्रदाय की, तो ये क्या मानते हैं कि जलवायु, आर्द्रता, प्रतिकूल प्राकृतिक दशाएं, ये सारी चीज़ें मुख्य रूप से किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो यानी भौगोलिक परिस्थितियां अगर अपराध करने के लिए उत्तरदायी हैं तो वो कौन सा संप्रदाय है? भौगोलिक संप्रदाय। तो अपराध शास्त्र से जुड़े ये इंपॉर्टेंट संप्रदाय जो किन्हें मानते हैं अपराध का पीछे का कारण, वो हमने जान लिया। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है प्रभु जाति की अवधारणा से। तो प्रभु जाति का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? M.N. श्रीनिवासन ने। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट संस्कृतिकरण या ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दी थी? ये भी M.N. श्रीनिवासन ने दी थी। अगला क्वेश्चन जुड़ा हुआ है F. टॉनिज से। समुदाय के लिए जेमिनी सॉफ्ट तथा समिति के लिए जसल सॉफ्ट शब्दों का प्रयोग किसने किया था? तो इन्होंने अपनी फेमस बुक जेमिनी सॉफ्ट एंड जसल सॉफ्ट में इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी थी, इनके अर्थ समझाए थे। और इन जहाँ पे उन्होंने जेमिनी सॉफ्ट यानी समुदाय का अर्थ ये बताया था कि ऐसा समूह जहाँ पे लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं, वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जुड़े होते हैं, प्रेम संबंध होते हैं। लाइक प्राइमरी ग्रुप आपने अगर पढ़ा हो, प्राथमिक समूह, वहाँ पे घनिष्ठ संबंध होते हैं, कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा होता है, औपचारिकता नहीं होती है। बच्चों का खेल का समूह है या परिवार के साथ जो आपका संबंध है, उसी तरह समुदाय के अंदर या जेमिनी सॉफ्ट जिसके लिए वर्ड यूज़ किया है टॉनिज ने, घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। तथा अगर हम बात करें समिति की, या जिसके लिए उन्होंने जसल सॉफ्ट शब्द का प्रयोग किया है, इसमें उन्होंने बताया है कि ये बिल्कुल सेकेंडरी ग्रुप की तरह होता है। यानी यहाँ पे जो लोगों के संबंध हैं वो बहुत औपचारिक होते हैं, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। वहाँ पे लोगों के बीच जो संबंध होता है वहाँ पे औपचारिकता ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आपको बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से समझना है तो आप जेमिनी सॉफ्ट को प्राइमरी ग्रुप से रिलेट कर लो और जिसल सॉफ्ट को आप सेकेंडरी ग्रुप से रिलेट करके समझ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपको पीजीटी सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में सिलेबस वाइज डिटेल्ड में स्टडी करनी है तो आप हमारे चैनल के कोर्स पे जाके टिक करो और वहाँ पे आपको कंप्लीट पीजीटी सोशियोलॉजी का कोर्स अवेलेबल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ पे जाके 57 लेक्चर्स हैं, आप उसको देख सकते हो। आपको एक एक टॉपिक के बारे में सिलेबस वाइज डिटेल्ड वीडियो मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम में हेल्प कर सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।